नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला में स्वागत। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का मासिक संग्रह कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारा अंतिम क्वेश्चन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के था। तो उससे संबंधित हम सभी लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर बात कर ली थी। आज हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, इसको लेकर के। तो पहले थोड़ा पूर्व की बात कर लेते हैं, अपने पूर्व के लेक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि 22 जनवरी को जब प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा का, तो कई कॉलेज में, विद्यालय में अवकाश भी घोषित किया गया था। वहीं कई राज्यों के द्वारा अपना स्वच्छ दिवस के रूप में भी इसको घोषित किया गया था। और इसमें किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ, हमने अच्छे से बात कर लिया था पूर्व के प्रश्न में दोस्तों। जैसे कि नागर शैली का प्रयोग हुआ था। उत्तर दक्षिणी भुजाओं पर क्रमशः अन्नपूर्णा तथा हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ तक हम सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हम सभी लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित। आपके ऑप्शन है 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 16,000 करोड़ या फिर 12,000 करोड़। तो स्पष्टीकरण को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। तो आपके ऑप्शन के अनुकूल अगर हम बात करें, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो 16,000 करोड़ दोस्तों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, 16,000 करोड़ रुपए, ये सही जवाब माना जाएगा इसका। हम सभी लोग इसके विभिन्न पहलुओं की बात करें। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 16,000 करोड़ रुपए के रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो कई हवाई अड्डों को आपस में जोड़ना एक प्रकार से इसका उद्देश्य है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। उद्देश्य की अगर हम बात करें, आपको क्या हो जाएगा, जिसका उद्देश्य कई हवाई अड्डों को आपस में जोड़ना। तो इसका अगर हवाई अड्डों को आपस में जोड़ना, तो यह तो हो गया दोस्तों उद्देश्य। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम अर्थात एनसीआरटीसी जो है, इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके अनुसार मार्च 2024 तक इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो अगर एनसीआरटीसी की बात करें, एनसीआरटीसी के अनुसार क्या किया जाएगा, जो परियोजना है दोस्तों, परियोजना को मार्च 2024 तक अंतिम रूप दिए जाने का उम्मीद है। मार्च 2024 तक अंतिम रूप दिया जाएगा इसको। तो एनसीआरटी के अनुसार इस परियोजना को मार्च 2024 तक इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, BHISHM अर्थात भीष्म क्यूब का संबंध किस जिले से है। तो आपके ऑप्शन है अयोध्या, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा आपका। भीष्म क्यूब अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह अयोध्या जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित, तो अयोध्या जिले से संबंधित है। अब इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करते हैं। अलग अलग ऐसे अन्य प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, उनको सभी को समझते हैं। तो हाल ही में क्या करा गया है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यों अयोध्या में स्थित एक प्रकार का अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। ठीक है, और यह आरोग्य मैत्री का हिस्सा है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो भीष्म का अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए, क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसके फुल फॉर्म की अगर हम सभी लोग बात करते हैं, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग
फॉर सहयोग एंड मैत्री, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। यह किसका हिस्सा है, तो आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। ये थे इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू। अगर अयोध्या क्यूब की बात करी जाए, अर्थात भीष्म क्यूब कहाँ स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों। किस कॉलेज की बात करी जा रही है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की बात करी जा रही है। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती या फिर बाराबंकी में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो यह कहां पर किया गया, तो कानपुर में किया गया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पर मतलब जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है इसका वर्चुअल तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की भी आधारशिला रखी है, ठीक है। तो अच्छा, इसके कुछ अतिरिक्त बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने क्या करा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया और उनके द्वारा कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट की आधारशिला भी रखी गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो कहाँ रखी गई, कानपुर में रखी गई। इसको भी नोट करते हैं हम सभी लोग। तो अगर बात करी जाए कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई दोस्तों, तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, कानपुर में रखी गई। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया या फिर इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो कानपुर में रखी गई। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है दोस्तों 12 विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया जाएगा तो कितनी 12 स्वास्थ्य सुविधाओं, जो 12 प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, 12 स्वास्थ्य सेवाएं, 12 स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। और ब्लॉक का जो निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। जिस ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा किस योजना के तहत किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा, के तहत। तो इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के तहत 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी जाएंगी, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया जाएगा किसके तहत किया जाएगा दोस्तों, तो इसका निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाएगा। और कानपुर में AIISH केंद्र उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र है। ये जो है पहला एक प्रकार जो AIISH का सेंटर का जो आधारशिला रखी गई कानपुर में, उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र है, जो क्या करने का कार्य करेगा, न केवल डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित करेगा बल्कि लोगों को देखभाल करने में भी सहायता प्रदान करेगा। अगर बात करिए भारत में एम्स की संख्या कितनी हो गई, तो भारत में एम्स की संख्या 6 से बढ़कर के अब 23 हो गई,
ठीक है। वहीं मेडिकल कॉलेज की कुल संख्या लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में दोगुनी वृद्धि में देखने को मिली, जो कि संख्या कितनी हो गई, करीब 710 तक पहुंच गई। और जन औषधि केंद्र की करीब 10,000 से अधिक हो गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत 160 लाख से भी अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करे जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर 2 एम्स हैं, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं को हम सभी लोग नोट करते हुए चलते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा भी जाता है। एक एक करके हम सभी लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे और नोट करते भी चलेंगे। तो अगर हम अगले बिंदु की बात करें दोस्तों, भारत में एम्स की संख्या कितनी हो गई है, 23 हो गई। हालांकि अगर भविष्य में आंकड़े बदलते हैं तो इसको भी मैं करता हुआ चलूंगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जनवरी का करंट अफेयर है, जनवरी के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। जनवरी की प्रमुख खबरों को शामिल किया गया। तो भारत में एम्स की संख्या 23 हो गई। मेडिकल कॉलेज की संख्या की बात करी जाए, मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी हो गई, 710 तक करीब पहुंच गई, ठीक है। और बात करी जाए जन औषधि केंद्रों की, जन औषधि केंद्रों की, जन औषधि केंद्र जो दोस्तों हैं, इनकी संख्या करीब कितनी हो गई, तो 10,000 से अधिक हो गई, 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक इनकी संख्या हो गई। और आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने हो गए हैं, लगभग, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है 160 लाख से अधिक है, 160 लाख से अधिक, 160 लाख से अधिक। तो ये विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर 2 एम्स स्थित है। मान लेते हैं प्रश्न बन जाता है कि आपसे कि वह कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 एम्स स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो एम्स हैं कितने हैं, तो एक बार फिर से समझते हैं। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर है, इसका कानपुर में उद्घाटन किया गया। इसकी आधारशिला कानपुर में रखी गई। यह पहला एक ऐसा अत्याधुनिक केंद्र जहां पर न केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि लोगों को देखभाल भी करी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेडिकल स्थिति को समझते हैं, वर्तमान स्थिति मेडिकल को क्या, मेडिकल्स के लेकर के क्या है। तो भारत में एम्स की संख्या करीब 6 से बढ़कर के 23 हो गई। वहीं मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए तो करीब 710 तक हो गई इनकी संख्या। और जन औषधि केंद्र कितने हो गए, जन औषधि केंद्र दोस्तों 10,000 से अधिक हो गए। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 160 लाख से भी अधिक कह सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर 2 एम्स स्थापित हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न पर की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न भी हमारा इसी बात को लेकर के है दोस्तों। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई, कानपुर, महाराजगंज, रायबरेली, लखनऊ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कानपुर दोस्तों। आपका सही जवाब कानपुर हो जाएगा। यहां दिया हुआ भी है, कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब करी गई, 2005, 2003, 2006, 2012। तो इस योजना की शुरुआत 2006 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2006। तो 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करी गई थी। तो किस मंत्रालय के तहत, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के तहत इस योजना का आरंभ किया गया, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना करी गई थी, तो देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती, कहने का तात्पर्य है कि जो आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके, इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक ठाक करना, ताकि आम आदमी आराम से इसका फायदा उठा सके, अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं की बीमारी जो हो उनके इलाज करा सके।
तो इसके लिहाज से 2006 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी गई थी। अब हम बात करेंगे 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 70वां या फिर 75वां या 51वां या 55वां? तो आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन को हिंदी में उत्तर प्रदेश दिवस या फिर यूपी दिवस के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सभी लोग इसके विभिन्न बिंदुओं को बात करेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा उत्तर प्रदेश, इसको भी हम सभी लोग अच्छे से समझेंगे एक एक करके, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न बनते भी हैं। तो पहले तो इस प्रश्न के लिहाज से ही बात करेंगे। तो 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। पचहत्तरवां स्थापना दिवस मनाया गया। वैदिक काल में राज्य को, जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वैदिक काल में इसको ब्रह्मऋषि या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में इसको मध्य देश या फिर ब्रह्मऋष देश कहा जाता था। वैदिक काल में इसको मध्य देश या फिर क्या कहा जाता था दोस्तों? ब्रह्मऋष देश के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदल करके इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो पहली तत्कालीन पहल थी, उसको एक बार से कह सकते हैं, जो उस समय राज्यपाल राम नाईक जी थे, जब इसकी शुरुआत करी गई थी, तो उत्तर प्रदेश जब दिवस मनाने की शुरुआत करी गई थी, तो उस समय राज्यपाल कौन था दोस्तों? राज्यपाल की बात करी जाए उस समय कौन था? तो राम नाईक जी थे राज्यपाल। राज्यपाल उस समय कौन था? राम नाईक। राम नाईक इसके उस समय राज्यपाल थे। वर्ष 2018 में क्या करा गया था? प्रत्येक 3 दिनों तक, कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक मनाया जाता था। 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक, प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक मनाया गया, 3 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक दिल्ली, लखनऊ, नोएडा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम, नोएडा हाट सेक्टर 32 और दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़ग सिंह मार्ग, इन सभी में क्या करा गया था? इसका आयोजन एक प्रकार से कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से किया गया था। ये सब शामिल थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया था? हम सभी लोग वन उत्पाद वन जिला के तहत विभिन्न मुद्दों पर बात कर चुके हैं पूर्व में। अब हम सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के नामकरण को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नामकरण से हमें कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश का नामकरण। यहां पर आपका रिवीजन भी होता चलेगा यूपी जीके का भी। तो उत्तर प्रदेश के नामकरण की हम सभी लोग एक एक बिंदु पर क्रमवार रूप से चर्चा करते हैं। जैसे आरंभ में इसे क्या कहा गया था दोस्तों? आरंभ में यह अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। आरंभ में क्या हुआ था? आरंभिक दौर की अगर हम बात करी जाए, यह आरंभ में अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसे पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। ठीक है, 1833 के अधिनियम आप सभी लोगों ने चार्टर एक्ट जो थे उनको 1833 का चार्टर एक्ट सभी लोग अधिनियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके अंतर्गत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करके
इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में इसका नाम पड़ा और इसका मुख्यालय क्या किया गया, आगरा किया गया। तो इसको हम सभी लोग इस बिंदु को नोट करते हैं। आरंभ में यह अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसे पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। जिसे पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर 1833 के अधिनियम 1833 के अधिनियम के अंतर्गत 1833 के अधिनियम के अंतर्गत 1834 में दोस्तों आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। तो यह आरंभिक तौर पर तो अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा था, जिसे पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। क्या कहते थे? तो इसे पश्चिमी प्रांत कहते थे। ठीक है, पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। और बात करें 1833 के अधिनियम की, तो इसके अंतर्गत था 1824 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया और इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। फिर 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का इसका नाम पड़ा। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और मुख्यालय क्या रखा गया इसका? आगरा दोस्तों रखा गया। मुख्यालय आगरा को इसको बनाया, इसका मुख्यालय आगरा को बनाया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया? 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तथा 1858 में जब मुख्यालय आगरा से बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया, तो 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। (1856) में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तथा 1858 में मुख्यालय आगरा से बदल करके इलाहाबाद किया गया। इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या गया? 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा आगवत कर दिया गया। फिर क्या किया? 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया।
फिर क्या किया, वर्ष 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहा गया। 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। आगरा और अवध का क्या कहा गया, संयुक्त प्रांत किया गया। फिर वर्ष 1981 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना हुई तथा उसी के साथ मुख्यालय दोस्तों इलाहाबाद से इसका स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया। तो कब, तो वर्ष 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना के साथ विधान परिषद की स्थापना के साथ मुख्यालय इसका बदल करके क्या कर दिया गया, इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। लखनऊ कर दिया, ठीक है। तो वर्ष 1981 में लखनऊ में जब विधान परिषद की स्थापना हुई तो मुख्यालय इसका इलाहाबाद से बदल करके लखनऊ कर दिया गया। फिर दोस्तों वर्ष 1935 में इसे राजधानी घोषित कर दिया गया। तो लखनऊ को राजधानी कब घोषित किया गया, वर्ष 1935 में राजधानी घोषित की गई, राजधानी घोषित किया गया, राजधानी घोषित। फिर वर्ष 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा, 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। वर्ष 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम को इसका नाम क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत के स्थान पर यूपी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम सभी लोग इसको एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए। दोस्तों पढ़ने का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए, संभवतः जितना हो सके आप यहीं पर याद कर लीजिए। तो आरंभिक दौर की अगर हम बात करते हैं तो अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, ठीक है। जो अवध था इसके अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था जिसे पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। 1836 में मुख्यालय को आगरा किया गया और उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम पड़ा। 1856 में अवध को क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर 1858 में क्या हुआ, इसका मुख्यालय आगरा से बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया। तो इलाहाबाद से पूर्व आगरा मुख्यालय था जिसे 1858 में बदल दिया गया। 1877 में क्या हुआ, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। वहीं 1902 में क्या किया गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध किया गया। इसके विपरीत वर्ष 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। 1921 में क्या हुआ, लखनऊ में जब विधान परिषद की स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1935 में इसको राजधानी घोषित कर दिया गया। फिर वर्ष 1935 के 2 साल बाद वर्ष 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया और अंतिम रूप से इसका 24 जनवरी वर्ष 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब हम सभी लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है दोस्तों उसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आपके ऑप्शन है 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख या फिर 10 लाख। तो 8 वर्षों तक के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 लाख, जबकि यहाँ पर 8 लाख की बजाय 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, तो 8 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत, ठीक है। और मुख्य जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके द्वारा भारत सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में ब्लॉक खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना करी जाएगी, ठीक है। तो इस बिंदु को नोट कर लेते हैं।
खेलो इंडिया के तर्ज पर, खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर, खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर ब्लॉक में दोस्तों, ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जाएगी। खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के द्वारा इसका आरंभ किया जाएगा, कहने का तात्पर्य। तो ये हो गया इसका स्पष्टीकरण दोस्तों। और अगर बात करी जाए, केंद्रीय खेल मंत्री लखनऊ के गोमती नगर में स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19वें एशियाई खेल 2022 और चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक विजेताओं को उनके द्वारा सम्मानित किया गया था। प्रदेश के करीब 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया था। तो यही दोस्तों, ये सब हमारा अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोग उसको याद रखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है? तो 8 वर्षों तक 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है। तो जनवरी का जो करंट अफेयर था हमारा समाप्त हो गया। हमने जो बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण था, उसके अतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर भी हम सभी लोगों ने बात किया था। उससे जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका विस्तार रूप भी अच्छे से समझा। अब मिलते हैं फरवरी के मासिक संग्रह के साथ। फरवरी का हम सभी लोग शीघ्र ही क्लासेस आरंभ करेंगे फरवरी की करंट अफेयर की, फिर मार्च की, इसी प्रकार चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।